गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रतन सर काबिल अकादमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कोहल वर्ग के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके पहले आप लोगों ने पियाजे के बारे में देखा था। इससे भी रिलेटेड क्या है, आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। हमने आपको जैसे बताया, ये दो तीन जो आपके मनोवैज्ञानिक है, इसके बारे में यदि आप ध्यान से पढ़ते हैं तो 5 से 6 नंबर आपका आराम से यहीं से बनता है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको देखिए, WBTET 2022 का जो है या 2017 का है, 15 का, उसमें से आपको मिल जाएगा कि जो आपका कोहलबर्ग है, पियाजे है और जो वाइगोत्स्की है, इससे रिलेटेड कितने सारे प्रश्न क्या है आपको आता है। तो हम लोग आज देखेंगे थ्योरी क्लासेस से, इसको अच्छा से आप समझिए। इसको एक बार यदि आप ध्यान से देख लेंगे बहुत ही आसान आपको समझ में आ जाएगा। फिर इससे रिलेटेड किसी भी चीज का आप जो है आंसर दे सकते हैं, वो पक्का हो जाएगा। तो हम आपको आज बता रहे हैं कोहलबर्ग का जो मनोवैज्ञानिक थे, उसका मोरल डेवलपमेंट, उसने कौन सा थ्योरी दिया था, मोरल डेवलपमेंट यानी नैतिकता का विकास, यानी नैतिक विकास के ऊपर थ्योरी दिया। उसी के बारे में हम जानेंगे कि क्या है। तो पहले जानेंगे क्या मोरल डेवलपमेंट क्या है, यानी नैतिक विकास जो है क्या है। मोरल डेवलपमेंट यानी कहते किसको है, द ग्रेजुअल फॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल्स कंसेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ये जो आपको राइट और रॉन्ग, सही और गलत के बारे में जो पता चलता है, कॉन्सियस मोरल एंड रिलीजियस वैल्यूज, सोशल एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर इज कॉल्ड मोरल डेवलपमेंट। अर्थात आपने जो मोरल वैल्यू पढ़ा, जो परिवार में सिखाया गया, कहीं पर भी नैतिक अच्छा क्या है बुरा क्या है इसके बारे में जाना, हमें ये नहीं करना चाहिए, समाज में ये करना ठीक नहीं है, ये गलत है, यही सब क्या है, नैतिक विकास है। हमें जानवर को परेशान नहीं करना है, बड़े बुजुर्गों का क्या बात मानना है, उसकी सेवा करना है। जैसे आप देख सकती हैं क्या कर रहा है, जैसे यहाँ पे एक दो बच्चियां हैं जो क्या कर रही है, आपस में टेडी बियर के लिए झगड़ा कर रही है। इसका मतलब क्या है, ये जो है सही नहीं कर रही है समाज के दृष्टिकोण में। यहाँ पे दूसरी तरफ क्या करी, एक बालिका जो है, एक लड़की, वो एक बूढ़ी औरत को क्या है, हाथ पकड़ के चलने में या रास्ता पार करने में कहीं भी मदद कर रही है। इसमें क्या है, ये इसमें नैतिक विकास इसका मतलब हुआ है, इसका मॉरल डेवलपमेंट क्या है, हुआ है। वहीं पे दूसरी तरफ क्या देखेंगे कि इसमें क्या है, मॉरल डेवलपमेंट का अभाव, ये उस चीज को अभी भी नहीं समझ पाया। तो नैतिक विकास इसका यही हो गया, हम किस तरह से व्यवहार करते हैं समाज में, कैसा हमारा आचरण है, अच्छा है बुरा है, सामाजिक तौर पे जो नियम बनाए गए क्या हम उस नियम को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यही हमारा क्या है, मोरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट जो है जीन पियाजे, जिन्होंने मॉरल डेवलपमेंट का थ्योरी दिया, इसलिए हमने आपको पहले बता दिया कि मॉरल डेवलपमेंट है क्या। और जीन पियाजे नहीं, कोहलबर्ग ने, जीन पियाजे दिया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। यहाँ पे कोहलबर्ग का जो पिक्चर है, ये इन्होंने ही लिखा था। तो ये जो कोहलबर्ग है, ये क्या है, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। क्या है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। अमेरिकन आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि जो साइकोलॉजिस्ट है ये किस देश से बिलोंग करते हैं या किस देश के निवासी हैं, कहाँ का। आपको क्या करता है, टेढ़ा करके या उल्टा करके ये ऐसा सवाल पूछेगा, इसीलिए आपको याद रखना है। तो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था कोहलबर्ग। क्या दिया इसने, द थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कौन सा थ्योरी दिया, मॉरल डेवलपमेंट का थ्योरी दिया, यानी नैतिक विकास का सिद्धांत, हिंदी में जिसको नैतिक विकास कहते हैं। या और दिया हुआ है द प्रिंसिपल ऑफ मॉरलिटी। क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ मॉरलिटी, इसके बारे में। तो ये अलग अलग नाम है, चीज एक ही है, प्रिंसिपल ऑफ मॉरलिटी बोलिए या मॉरल डेवलपमेंट बोलिए। ये किसने दिया है, आपके कोहलबर्ग ने। और कहाँ के थे ये, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। अब है इसमें हमने देखा कि मॉरलिटी, जो मॉरलिटी है, नैतिकता है, मॉरलिटी क्या है, मॉरलिटी किसे कहते हैं। आपने देखा था मॉरल डेवलपमेंट, अब हम बता रहे हैं मॉरलिटी के ऊपर में। तो मॉरलिटी क्या होता है, दिस इज द क्वालिटी बाय व्हिच यू आइडेंटिफाई राइट एंड रॉन्ग, जिससे हम सही और गलत का बारे में पता करते हैं। द चाइल्ड नोज मॉरलिटी एंड इमोरलिटी ओनली इन हिज सोशल इन्वायरमेंट। और ये कैसे वो जानता है, अपने सिर्फ क्या है, सोशल यानी उसको सामाजिक वातावरण में ये सीखता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो नैतिकता और अनैतिकता, नैतिकता मतलब जो समाज के नियम के अनुसार हो, जो अच्छा हो। अनैतिकता जो समाज के नियम के अनुसार ना हो, उसी के लिए। तो
मोरलिटी मतलब राइट और रॉन्ग, सही और गलत की पहचान कर पाना, यानी उसका जो आचरण, उसका व्यवहार है सामाजिक तौर पर कैसा है, और ये बच्चा समाज में क्या सीखता है। इसके बाद है द थ्योरी ऑफ ए चाइल्ड्स मॉरल डेवलपमेंट इज प्रपोज बाय लॉरेंस कोहलबर्ग। और किसको, ये किसने दिया था, लॉरेंस कोहलबर्ग में। कब दिया था, 1958 में दिया था। कब दिया था ये, 1958 में। और उनका जो लॉरेंस कोहलबर्ग जो है, ये इनका जन्म कब हुआ था, 1927 में। 1927 में हुआ, और कब दिया था ये थ्योरी, 1958 में, यानी बहुत ही कम समय में, यानी 27 54 और 4 कितना होता है, 7, 27 एंड 4 31, मात्र 31 ईयर्स के एज में इन्होंने क्या दिया था, मॉरल डेवलपमेंट का जो है थ्योरी उन्होंने दिया था। बहुत ही कम समय, 31 तो बहुत कम समय उस समय, मतलब बच्चों के ऊपर इतने सारे रिसर्च करके एक किताब लिख देना बहुत बड़ी बात है इतने कम उम्र में। और भी बहुत सारे इन्हें रिसर्च किया, तो ये कब दिया था, याद रखिएगा 1958 में। जो मॉरल डेवलपमेंट है उसको लॉरेंस कोहलबर्ग ने इसका थ्योरी दिया था, यानी इसके ऊपर किताब लिखा था। नेक्स्ट देखते हैं मीनिंग ऑफ मॉरल, नैतिकता का अर्थ क्या होता है उनके अनुसार, और इसके ऊपर कई सारे जो बात कही है इसको हम लोग देखते हैं। इन्होंने क्या कहा है, जो नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता, यानी एथिकल बिहेवियर जो है इज नॉट इनेट, यानी जन्मजात नहीं होता। तो ठीक ही है, यानी नैतिक आचरण अच्छा बुरा तो जन्मजात कैसे हो सकता है, कि बच्चा जब जन्म ले उसे तो कुछ भी पता नहीं है, क्या सही है क्या गलत, तो खुद से अपना खाना तक नहीं खा सकता, तो उसे नैतिक व्यवहार के बारे में कैसे पता होगा। यानी बच्चा क्या करता है, यहीं पर अर्जित करता है, तो इसलिए जन्मजात नहीं है। ठीक है, जन्म से ये नहीं होता है। जन्म के बाद जब बच्चा जैसे से बड़ा होता है तब क्या करता है, हमारे इस वातावरण में वो सीखता है अच्छे और बुरे वाली बात। इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। हम कहाँ देखते हैं, सोशल इन्वायरमेंट, हमारा क्या हो जाएगा, सामाजिक परिवेश, जो सोशल इन्वायरमेंट हम जहाँ रहते हैं, अर्थात हमारा समाज, हमारा घर परिवार हो गया, स्कूल हो गया, मोहल्ला हो गया, ये सारी चीजें क्या है, हमारा सामाजिक परिवेश है, और वहीं पे हम सारी बातें सीखते हैं कि क्या ठीक है क्या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल द मॉरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड टेक्स प्लेस इनफॉर्मली इन हिज नेबरहुड एंड स्कूल। क्या होता है, अनौपचारिक रूप से जो आसपास स्कूल में नैतिक विकास होता है, अनौपचारिक रूप से कहाँ पे, तो मैंने पहले तो उसको ये नहीं सिखाया जाए कि ये ऐसा ये है, ये नैतिक विकास ऐसा है, नहीं, वो सीख लेता है। यानी वो घर में रहता है तो परिवार में सीखता है, यानी परिवार में ही बोलना उठना बैठना सीखता है, यहाँ ठीक से बैठो, इधर जाओ इधर, यही उसका क्या है, मोरल डेवलपमेंट है बच्चों का। परिवार से शुरू होता है, समाज में जाता है, नेबरहुड में जाएगा यानी पड़ोस में जाएगा, पड़ोस के बाद खेलेगा बच्चा एक दूसरे के साथ, उसके बाद कहाँ जाएगा, स्कूल में, और उसका क्या होगा, इस तरह से डेवलपमेंट होता चला जाएगा। यहीं पे हम देख रहे हैं कि देखिए स्कूल में ना जानते उसको किस तरह से बच्चों को सिखाया जा रहा है। यह बड़ा बी काइंड, टेक टर्न्स, डोंट चीट, ट्राई हार्ड, शेयर, ये सब क्या है, यही सब तो बता रहा है उसका क्या क्या क्वालिटी आना चाहिए, क्या गुण है इसके बारे में। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ये बच्ची परीक्षा दे रही है, इस कहाँ पे बैरियर है, फिर भी क्या कर रहा है, ऊपर से क्या कर रहा है, इसको देखा जा रहा है, अर्थात क्या ये सही नहीं है, नकल करना सही नहीं है। यदि टीचर इसको देखा या पेरेंट्स या कोई भी इसको देखा तो क्या बताएगा, आप नकल मत करो, ये सही नहीं है। यानी उसमें क्या होगा, इस गुण का विकास होगा कि हाँ चीटिंग करना क्या है, सही नहीं है, जो कि उसके भविष्य जीवन में भी क्या आने वाला है, काम आने वाला है। तो ये है कि जो अर्थ है नैतिकता का, ये इसके ऊपर कुछ ये जो बातें हैं। इसके बाद है व्हेन ए चाइल्ड इज बोर्न ही इज नेदर मॉरल नॉट इमोरल, मतलब वो जब जन्म लेता है बच्चा तो क्या है, वो कुछ भी नहीं है, ना तो नैतिक है ना अनैतिक है, क्योंकि बच्चा को इस सब चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं है। रेदर इट इज गुड और बैड, क्या है वो, अच्छा या बुरा। हाँ, conductors from the society, that is why it is said that environment plays an important role in the process of development। और ये अच्छा और बुरा वो कहाँ सीखता है, अपना इन्वायरमेंट में, अपने वातावरण में सीखता है। वातावरण कहने से है जो घर हो गया, परिवार हो गया, समाज हो गया, या स्कूल है जहां वो रहता है, उसका परिवेश, यही से सीखता है। तो इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कौन, उसका इन्वायरमेंट, यानी अच्छा बुरा वो यहीं पे सीखेगा। यानी जन्म, फिर याद रखना है कि वो जन्म से क्या होता है, बच्चा कुछ नहीं है, जन्म से क्या है, ना तो अच्छा है ना बुरा है, क्योंकि वो कोई भी व्यवहार अभी नहीं कर रहा है, वो जीने के लिए बाद में धीरे धीरे बड़ा होगा, इसके बाद वो करेगा। नेक्स्ट है, अब इसके ऊपर एक कहानी है जो कोहलबर्ग ने बताया था, बच्चों से पूछा था। कोहलबर्ग जब इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, पता कर रहे थे,
तो वो गए एक विद्यालय में, अमेरिका के थे, अमेरिका के एक स्कूल में या विद्यालय में गए। वहां पे बहुत सारे बच्चों को कहानियां सुनाया, कहानी सुना के उससे विभिन्न तरह से प्रश्न पूछा गया। इसमें बहुत सारे बच्चे शामिल थे, प्राय 70-80 बच्चे से उन्होंने पूछा। इसके आधार पर उसने इस जो थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट का वो निकाला। तो पहले हम देखते हैं किसका कहानी है। हिंज का कहानी है। हिंज नामक एक व्यक्ति है। हिंज नामक एक व्यक्ति है, उसकी वाइफ क्या बहुत बीमार पड़ जाती है, इतना बीमार पड़ जाती है कि उठ नहीं पाती है। उस डॉक्टर क्या करता है, पर हिंद डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे क्या करता है, प्रिस्क्राइब करता है एक दवाई के बारे में। और वो दवाई जो है उस इलाके में सिर्फ एक ही दुकान में बनता है, एक केमिस्ट के दुकान में। हिंज वहां भी जाता है। जब वो केमिस्ट के पास जाता है, केमिस्ट के पास जाने पे क्या बताता है कि हमें ये दवाई चाहिए, ये बहुत जरूरी है और इसे हमें वाइफ को देना, नहीं तो क्या होगा, वो मर जाएगी, इसके बिना जिंदा नहीं रहेगी। तो केमिस्ट बोलता है ठीक है, लेकिन उसका दाम जो होता है बहुत ज्यादा होता है। इतना ज्यादा होता है कि हिंज उसे पूरा नहीं कर पाता है। तो हिंज बोलता है तो बहुत ज्यादा दाम, हम इतना तो नहीं दे पाएंगे, आप कम कर दीजिए, हाँ, या बाद में दे देंगे, जितना भी बहाना बना लेता है। लेकिन जो केमिस्ट होता है किसी बात को नहीं मानता है, किसी भी तरह का डिस्काउंट देने से क्या करता है, वो इनकार कर देता है। क्योंकि ये दवाई सिर्फ उसी के दुकान में बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि इस दवाई का आविष्कार जो वो केमिस्ट है उसी ने किया था, और इस दवाई का आविष्कार उसी ने किया था, इसीलिए दूसरे जगह भी उपलब्ध नहीं है। अब क्या है, हिंज के सामने जो एक समस्या आ गई कि हिंज के सामने क्या समस्या आ गई कि यदि वो दवाई नहीं मिलता है तो उसका बीवी का जान नहीं बचेगा, और वहीं पर दवाई उसे प्राप्त भी नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास उतने रुपए नहीं है, और केमिस्ट उसे किसी तरह से दवाई नहीं देगा। तो अब वो क्या कर सकता है, पत्नी की जान बचाने के लिए क्या करेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, तो क्या करेगा, वो चोरी करेगा। लेकिन यहाँ पे यही बात है कि चोरी करना चाहिए कि नहीं, यही सवाल जो है कोहलबर्ग ने बच्चों से पूछा। तो यहाँ पे यदि वो चोरी करता है तो उसे दंड होगी, उसे पुलिस पकड़ेगा चोरी के इल्जाम में, क्योंकि ये तो गलत है, यानी सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। और क्योंकि दवाई जो है, ये जो है इसका आविष्कार इसी ने किया, और इसने जो दाम रखा वो दाम तो देना ही है। दूसरी तरफ यदि वो चोरी नहीं करता है तो क्या होगा, चोरी नहीं करेगा तो क्या होगा, उसकी वाइफ की जान चली जाएगी, हाँ, तो वाइफ मर जाएगी। तो वो क्या करेगा, चोरी करे कि ना करे, यही सवाल जब बच्चों से पूछा गया तो ज्यादातर बच्चे क्या थे, 16 साल के आसपास के बच्चे थे। अब यही सवाल जो है, अब आप अपना लीजिए कि क्या करना चाहिए हिंज को, चोरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यानी वो एक क्या है, दुविधा में है, इस संकट में आ गया। ये कहानी था, यही तक कहानी था। इसके बाद वो पूछा गया था। इसके बाद है, देखते हैं चोरी करेगा तो उसका डर है कि पुलिस क्या करेगा, उसको पकड़ के ले जाएगा, और नहीं करेगा तो क्या होगा, उसकी वाइफ जो है एकदम से मर जाएगी, यानी इधर का लॉस होगा। तो उसे वाइफ का जो जान बचाना भी जरूरी है क्योंकि उसका कर्तव्य है, लेकिन वही समाज के नियम है कि आप चोरी नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो कहानी है और एक देखिए, तो इसमें क्या है कि देख रहे हैं कि पानी में एक बोट है, बोट पे क्या है, 3 आदमी सवार है। इसमें क्या है, एक लेडी है। इसमें क्या होता है कि एक उसका हस्बैंड होता है और एक उसका क्या होता है, पिता होता है। जा रहे होते हैं बोट पे जाते जाते उसमें बोट क्या होता है, लीक हो जाता है, उसमें पानी भरने लगता है, बोट अब डूबने वाला है। इसमें क्या है, अब बोट से किसी एक आदमी को पानी में कूदना पड़ेगा। तो जो लेडी है वो है बैठी हुई, अब उसमें से हस्बैंड और वाइफ, जो हस्बैंड और इसे अपने पिता की तरफ देखती है, उसमें से किसे वो बाहर जाने के लिए बोले। अब वो किसे बोलेगी, पिता जिन्होंने उसको जन्म दिया, इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, खाना पीना दिया, पालन पोषण किया, वो पिता को बोल दे कि आप पानी में कूद जाओ, या हस्बैंड को बोले कि पानी में कूद जाओ। जो हस्बैंड उन्होंने क्या क्या शादी किया, अब जो भविष्य का जीवन है हस्बैंड के ऊपर ही डिपेंड है, क्योंकि अब जो कमा के खिलाएगा, पिता तो बूढ़े हो चुके हैं, तो कमा के खिलाएगा, जो भी उसके आवश्यकताएं जो पूरी करेगा सारे तो हस्बैंड करेगा। दूसरी तरफ से देखते हैं तो पिता अपनी जिंदगी पूरा जी चुका है और उसके पास अब जीने लायक क्या है, बस थोड़ी सी उम्र है, लेकिन हस्बैंड का जिंदगी तो पूरा भी बाकी है। तो अब इसमें क्या है, जो औरत जो है, लेडी है, ये कि नैतिक दुविधा में कि क्या करें, किसको पानी में कूदने के लिए बोल दें। तो बहुत ही कठिन प्रश्न है कि किस तरह से हम बोल सकते हैं पिता को कि आप कूद जाइए या हस्बैंड को कि आप कूद जाइए। दोनों में से एक को कूदना जरूरी, नहीं तो नाव डूब जाएगी और क्या होगा, तीनों मर जाएंगे। तो ये क्या है, नैतिक दुविधा है, दुविधा जिसको हिंज ने क्या कहा है, मोरल डायलेमा। इसी को समझना था कि जो मोरल डायलेमा क्या है।
मोरल डायलेमा, ये जो अवस्था है, जिस अवस्था में द सिचुएशन ऑफ नॉट टेकिंग डिसीजन अबाउट राइट एंड रॉन्ग, यानी सही और गलत का जो डिसीजन है आप क्या कर सकते हैं, नहीं लेते हैं, इज कॉल्ड मोरल डायलेमा। यानी आप उसी हिंज का कहानी में देखिए कि वो नैतिक दुविधा में कि क्या करें, मेडिसिन का चोरी करें तो कानून का डर है, और ना चोरी करें तो वाइफ मर जाएगी, तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। वहीं पे हस्बैंड को पानी में फेंक दे या किसको, अपने पापा को फेंक दे, ये भी है। तो इस सिचुएशन में जहां पे क्या होता है, व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता है, यानी दुविधा में रहता है, सही है कि गलत है। मान लीजिए आप ही लोग क्या कर रहे हैं, WB टेट का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, अचानक क्या सी टेट का एग्जाम पे आ जाए, और दोनों का एग्जाम क्या दिसंबर में ही एक ही डेट पे, मान लीजिए 10 तारीख का है, 10 तारीख को पड़ जाए, तो आप क्या करेंगे, दोनों का आपने तैयारी किया, तो आप कौन सा एग्जाम, एक एग्जाम तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। आप सोचेंगे नेशनल लेवल पर, सोचेंगे स्टेट लेवल पर, सोचेंगे क्या करना है, इसमें आपको सोचना पड़ेगा कौन सा एग्जाम देने चाहिए, एक ही टाइम है और एक ही समय है, तो आप क्या करें, देखें किसमें ज्यादा बेनिफिट है, ये जो आप सोच रहे हैं दुविधा में कि क्या करें, किधर में जाएं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायलेमा, यानी मोरल डायलेमा। आशा करता हूं आप समझ गए हैं कि मोरल डायलेमा क्या है, यानी ऐसा सिचुएशन जहां पे आप सही गलत का फैसला नहीं कर सकते, या दो में से किसी एक को चुनना है, तो ये क्या है, मोरल डायलेमा का सिचुएशन है। वहीं पर दूसरी तरफ जब देखते हैं मोरल रीजनिंग, यानी मोरल रीजनिंग क्या है, नैतिक तर्कना क्या है, तो इसमें क्या, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन टेकिंग डिसीजन, देखिएगा टेकिंग डिसीजन यानी जो निर्णय लेने की क्षमता है, अबाउट राइट एंड रॉन्ग, इज कॉल्ड मोरल रीजनिंग, चूजिंग बिटवीन राइट एंड रॉन्ग के भीतर क्या चुन रहा है, यानी आप क्या के मोरल डायलेमा में थे, नैतिक दुविधा में थे। अब क्या हुआ कि आप उस सिचुएशन से निकल गए, आपने डिसीजन ले लिया कि हमको मान लीजिए WB टेट ही देना है, क्योंकि हमारे लिए सबसे अच्छा है, हमारे घर के आसपास है और यहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा है, यानी सीटेट का आप एग्जाम को छोड़ के आपने WB टेट एग्जाम दिया उसी दिन, तो आपने जब डिसीजन ले लिया तब हम उसको क्या कहेंगे, मोरल रीजनिंग। क्या कहेंगे, मोरल रीजनिंग। जैसे हिंज की कहानी में बहुत सारे बच्चों ने उत्तर दिया कि उसे चोरी करना चाहिए क्योंकि उसका बेबी की जान बच जाएगी, तो इससे भले उसको सजा हो, तो इसमें डिसीजन ले लिया गया, तो डिसीजन लेने को ही क्या कहते हैं, नैतिक तर्कण या मोरल रीजनिंग। ठीक है, तो टेकिंग डिसीजन याद रखिएगा, जब डिसीजन ले लिया है ना, जब दुविधा में है तो मोरल डायलेमा, और डिसीजन ले लिया तो क्या हो जाएगा, मोरल रीजनिंग। नेक्स्ट है जो कोहेलबर्ग ने जो है उसने जो मोरल डेवलपमेंट दिया, इसको उन्होंने कई भागों में डिवाइड किया। ये डिवाइड भी आपको याद रखना है। तो पहले उसने क्या किया, इसको 3 लेवल्स में बांटा। तो आपको एग्जाम में रहता है लेवल और स्टेज, तो आपको याद रखना है लेवल है या स्टेज है। लेवल उसका 3 था और 3 लेवल का भी क्या था, 2-2 स्टेज था। तो कितना हो गया स्टेज, 6 स्टेज हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, लेवल आप देखेंगे प्री कॉन्वेंशनल, क्या है प्री लगा हुआ है, और क्या कॉन्वेंशनल लेवल, ये लेवल है। लेवल नंबर क्या है आपका 1, वहीं पे क्या है कन्वेंशनल लेवल, उसके बाद है पोस्ट कॉन्वेंशनल लेवल, ये लेवल नंबर क्या है आपका 3। तो एक नंबर में क्या है आपका, ये लेवल 1 हो गया, ये लेवल 2 है, और ये आपका लेवल क्या है 3 है। तो 3 लेवल में उसने मोरल डेवलपमेंट को बांटा। इसके बाद प्रत्येक लेवल का क्या है, 2-2 क्या है, सब लेवल कहिए या स्टेज कहिए। इसमें क्या पहला क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट या अवॉइडिंग पनिशमेंट, इसका 2 भाग हो गया, यानी किसका प्री कॉन्वेंशनल का क्या है 2 भाग हो गया। इसी तरह से कॉन्वेंशनल का भी 2 भाग है, क्या है गुड बॉय एटीट्यूड, और या क्या है लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी। इसके बाद क्या है पोस्ट कॉन्वेंशनल का 2 भाग है, एक क्या है सोशल कॉन्ट्रैक्ट और एक क्या है प्रिंसिपल। इसमें से 6 स्टेज है। तो स्टेज में हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले हमने छोटे बच्चों के लिए 4 से 10 साल के बच्चों के लिए किसमें प्री कन्वेंशनल लेवल यानी 1 में, लेवल 1 में। कन्वेंशनल लेवल में 10 से 13 साल के बच्चों को लिया गया है। उसके बाद जो है कन्वेंशन पोस्ट कन्वेंशनल, उसमें 13 साल से ऊपर के बच्चों को लिया गया है। ठीक है, इसका और एक नाम दिया गया है प्री कन्वेंशनल, क्या होता है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। याद रखिएगा इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, ये नाम रखिएगा, या प्री कन्वेंशनल। जब एग्जाम में ये इसका मतलब ये आए तो आप इस पे राइट मारना है। कन्वेंशनल लेवल या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यहीं से ज्यादातर प्रश्न आता है, इसी लेवल से। कन्वेंशनल लेवल या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, और पोस्ट कन्वेंशनल सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट स्टेट, ये क्या स्टेज, ये है आपका 3rd लेवल।
और इधर से हम जो देखें स्टेज में, जब हम देखेंगे स्टेज की बात करेंगे, ये हो गया आपका पहला स्टेज नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, इसी तरह से नंबर 3, ये हो गया नंबर 4, ये हो गया नंबर 5 और ये है नंबर, ये नंबर आपका क्या है 6 है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अवॉइडिंग एंड पनिशमेंट पहला, सेल्फ इंटरेस्ट दूसरा, गुड बॉय एंड गुड गर्ल एटीट्यूड वाला जो होता है ये तीसरा, लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी चौथा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पांचवा और प्रिंसिपल्स जो है एथिक प्रिंसिपल्स हो जाएगा आपका नंबर 6 स्टेज। तो इसमें ये कंफ्यूजन नहीं होना है। लेवल के बाद जहां भी होगा मोरल डेवलपमेंट में, वो भी कोरल वर्ड्स का, तो लेवल आपको लगाना है 3 और स्टेज क्या लगाना है 6। प्रत्येक का 2-2 स्टेज होता है। और एज हो जाएगा आपका 4 से 10, 10 से 13 और 13 के ऊपर। इसके पहले का क्यों नहीं है? क्योंकि 4 से पहले का जो बच्चा होगा, मान लीजिए 2 साल 3 साल का जो बच्चा है, उसमें कौन सी मोरल डेवलपमेंट होगा, नैतिक विकास होगा? उसका तो कोई मोरल डेवलपमेंट नहीं। उसमें वो गुस्सा हो जाए, कुछ भी उठाकर फेंक देगा, रोने लगेगा। आप बाजार हो, उसको नहीं पता है कि ये है बाजार है, घर है, स्कूल है, कोई चीज चाहिए तो चाहिए। आप देखिएगा बहुत सारे बच्चे मार्केट में गए, मम्मी पापा से बोला हमें वो खिलौना चाहिए, पापा बोलते हैं नहीं हम तुम्हें बाद में दिला देंगे। बच्चा वहीं क्या हुआ, रास्ता पर ही लेट गया। उसे पता नहीं कि रास्ता यहाँ पर नहीं करेंगे, हाँ बदनामी होगी, ऐसा कुछ पता नहीं है। तो ये है, तो छोटे बच्चों में मोरल डेवलपमेंट उस समय नहीं होता है। ये बिरला ही हो सकता है कोई बच्चा इस तरह को सीख ले, लेकिन इसीलिए इसको कहाँ से रखा गया, 4 से ऊपर का श्रेणी में रखा गया, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। नेक्स्ट है जो पहला हमने बताया लेवल था, कौन सा था, प्री कन्वेंशनल स्टेज या देखिए प्री कन्वेंशनल स्टेज बोलिए या प्री कन्वेंशनल लेवल बोलिए, यहाँ पर एक ही चीज है, ये प्री कन्वेंशनल लेवल या प्री कन्वेंशनल स्टेज एक ही है, ठीक है। तो ये हो गया पहला लेवल, ठीक है। तो इसमें क्या है, इन दिस स्टेज चिल्ड्रन डू नॉट नो राइट और रॉन्ग। इसमें वो उसको पता नहीं होता है सही क्या और गलत क्या है। 4 से 10 साल का बच्चा, उसको क्या पता होगा सही क्या है गलत क्या है। इन दिस स्टेज मोरल रीजनिंग ऑकर्स अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ द पीपल। जो स्टैंडर्ड्स मानक पे, यानी क्या होता है, दूसरे लोगों की मानकों के अनुसार क्या होता है, यानी दूसरे लोग जिस तरह से बोलते हैं, जिस तरह से करते हैं, उसके अनुसार ये भी सोचते हैं ये सही है और ये क्या ये गलत है। तो इस स्टेज में बच्चों में उतनी मोरलिटी नहीं होती है। कुछ कुछ वो जानते हैं कि हाँ ऐसा नहीं करना, ऐसा करेंगे मार पड़ेगी, हमें ये नहीं लेना है, ये करेंगे तो अच्छा है, चॉकलेट मिलेगा, इस तरह से। तो दूसरे लोगों के परिपक्ष में, दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है इस अवस्था में। इसके भी 2 भाग हमने बताया, जो पहला का प्रत्येक का 2 भाग है, इस स्टेज का भी 2 भाग है। 2 भाग कौन सा है, पहला है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, क्या है, दंड एवं आज्ञा पालन। पनिशमेंट जैसे देखा आपने, दंड आज्ञा पालन, पनिशमेंट या आज्ञा को मानना। इसमें क्या, इन दिस द चाइल्ड्स मोरालिटी बेस्ड ऑन, किस चीज पर आधारित है उसकी नैतिकता, पनिशमेंट के ऊपर एंड ओबीडियंस आज्ञा के ऊपर, ठीक है। यानी पनिशमेंट के डर से, यानी मम्मी पापा रहेगा क्या बोलेंगे, ये करो नहीं तो हम तुम्हें खाना नहीं देंगे या बाहर जाने नहीं देंगे, ये काम नहीं किया, यदि होमवर्क समय पर पूरा नहीं किया तो घुमाने बाहर नहीं ले जाएंगे, ये इस तरह का दंड। तो पनिशमेंट पे तो बच्चे क्या करते हैं, ये सब काम करने लगते हैं। तो पहला जो स्टेज है इसमें क्या है, उसके बाद जो ओबीडियंस यानी आज्ञा पालन, जब बच्चे स्कूल में गए, स्कूल में जब बच्चे जाते हैं, मालूम है ये टीचर है, हाँ मम्मी पापा ने बोला है, उनके बात को मानना है, मैडम के बात को मानना है, सर के बात को मानना है, जो बोलेंगे वो करना है। तो वो बोलेंगे उठो, उठ जाते हैं, इधर आओ, इधर आते हैं, यानी उसके आज्ञा का पालन करते हैं, लिखो तो लिखते हैं। तो इस अवस्था में देखिएगा पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, इस पे क्या होता है, बच्चों की मोरालिटी डिपेंड करती है। व्हेन ही स्टोल, द चिल्ड्रन थॉट दैट इफ ही स्टोल ही वुड बी पनिश्ड, यानी जब चोरी करता है तो उसको क्या है, तो पता है कि चोरी करने से हमें सजा मिलेगी, इतना तक उसको पता है, लेकिन फिर भी क्या करता है, चोरी कर लेता है। तो ऐसा है। तो इसमें क्या है, तो पनिशमेंट और ओबीडियंस के ऊपर ये पहला स्टेज है। दूसरा हम देखते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंटल इंडिविजुअल्स, रिलेटिविस्ट इंडिविजुअल्स, तो साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता अहंकार की अवस्था, इसमें क्या होता है, दिस स्टेज इज आल्सो कॉल्ड द टीट फॉर टैट। याद रखिएगा क्या है, टीट फॉर टैट। कई सारे नाम है स्टेज का, इसका जैसे हिंदी में साधनात्मक सापेक्षता या क्या कहेंगे उन्मुखता, इस तरह से आप देखिए कई सारे नाम है। इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअल ये नाम है, या टीट फॉर टैट, जैसा को तैसा,
क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, व्हाट एवर समवन डज टू हिम ही विल द सेम, यानी कोई भी उसके साथ जैसा व्यवहार करेगा तो ये भी क्या करेगा, वैसा ही करेगा। देखिएगा, आप छोटे बच्चे को थोड़ा सा हाथ ऐसे मार दीजिए, वो भी आपको ऐसे मारेगा, फिर मारिए फिर मारेगा, उसके साथ जैसा करिए वो क्या करेगा, उसको रिपीट करने की कोशिश करेगा। कोई बच्चा उसका बॉक्स छीन लेगा फेंक देगा तो वो भी क्या करेगा, उसका बॉक्स लेकर फेंक देगा। क्लास में आपने देखा होगा कि बच्चे का बैठे हुए हैं, यदि उसका बैग गिरा दिया तो दूसरा बच्चा भी उसका भी बैग क्या करेगा, गिरा देगा, एक दूसरे का, मतलब जैसा को तैसा। इसीलिए इसको टीट फॉर टैट स्टेज भी कहते हैं। ही विल डू इट हिमसेल्फ इफ हिज पर्पज इज अचीव्ड बाय लाइंग, ऐसा भी करता है कि यदि इसका झूठ बोलने से या कुछ करने से उसको लाभ है वो करेगा। जैसे भूख लगने पे क्या चुरा के खा लेना, यानी उसको भूख लग गया तो चुरा के क्या करेगा, वो खा लेगा। मालूम है चुराना क्या है, उसको पता दंड मिलता है, लेकिन फिर भी वो क्या खा लेगा, क्योंकि भूख उससे क्या है, ज्यादा प्रभावी यहाँ पे हो रहा है। तो ये क्या था आपका दूसरा स्टेज, यानी पहला लेवल का क्या है, दूसरा स्टेज, इसको टीट फॉर टैट भी कहते हैं। इस तरह से आप याद रखिएगा। इसके बाद है दूसरा स्टेज जो है वो क्या है, दूसरा स्टेज या दूसरा हम लेवल कहेंगे। हाँ, तो दूसरा लेवल कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, रूढ़िगत, या रूढ़िगत क्या है, नैतिकता का स्तर या परंपरागत अवस्था कहते हैं। कई सारे नाम है, आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है, आपके 10 से जो 13 वर्ष के बच्चे वो आते हैं इसमें। इन दिस स्टेज द चाइल्ड internalize the standards of other people and decides what is right or wrong accordingly। अर्थात इसमें क्या है, दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता था, उसी के अनुसार क्या होता है, सही का और गलत का निर्णय लेता है। यानी दूसरे लोगों को देखता रहता है, परिप्रेक्ष्य करता है, तुलना करता है, उसको देख के ही अपने अंदर क्या करता है, जो परिवर्तन है उसको लाता है, सही गलत का फैसला उसी के आधार पर करता है दूसरे के परिप्रेक्ष्य में। इसको भी क्या है, 2 भागों में बांटा गया है। सभी का हमने बताया 2-2 क्या है स्टेज हैं। पहला जो है क्या है, गुड बॉय एंड गुड गर्ल का, ये याद रखिएगा। पहला क्या है, गुड बॉय गुड गर्ल, यानी अच्छा लड़का या अच्छी लड़की। तो इस एज में बच्चे क्या करते हैं, द चाइल्ड डज इन दिस स्टेज ही डज इट टू बी प्रेज्ड बाय अदर, क्या है याद रखिए, प्रेज्ड बाय अदर पीपल। यानी जैसे आप देखिएगा दूसरे लोग यदि उसको शाबाशी दे और काम करेगा, कोई एक गिलास पानी ला के आपको पिला दे, आपको थैंक यू बोले, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, वो क्या करेगा, दूसरा दिन और आपको ला के पानी पिलाएगा, क्योंकि मालूम है कि आप उसको शाबाशी देते हैं। इसी तरह से कितने बच्चे को देखिएगा जो मैडम का काम या सर का काम बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। काम मतलब उनका कोई भी काम हो, इधर से चौक ला देना, डस्टर ला देना, डस्टर ब्लैक बोर्ड क्या साफ कर देना, इस तरह से क्यों करता है, क्योंकि उसको सर या मैडम से शाबाशी चाहिए, अच्छा चाहिए, यानी बोलेगा तुम बहुत अच्छा बच्चा हो, उसको कुछ इस तरह से गुड बॉय गुड गर्ल बनने की कोशिश में। तो घर में भी लोग ऐसा ही व्यवहार करते हैं, मम्मी पापा के पास अच्छा बनने के लिए कभी कभी क्या करते हैं, दिखाने के लिए, पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे कि मम्मी पापा बोलेंगे बहुत अच्छा है, इस तरह से। इसीलिए तो दूसरे के ऊपर तो गुड बॉय एंड गुड गर्ल, यानी जिससे कि दूसरा कोई उसकी प्रशंसा कर सके, यानी प्रशंसा प्राप्त करने के लिए करते हैं। इसमें क्या, इन दिस स्टेज चिल्ड्रन कंसिडर ओनली दोज बिहेवियर्स एप्रोप्रिएट एंड मोरल फॉर व्हिच दीज फैमिलीज रिसीव्स प्रेज फ्रॉम स्कूल और नेबर्स में, यानी कहीं से भी हो, यानी क्या करते हैं बच्चे उन्हीं व्यवहारों की उचित या नैतिक मानते हैं जिनके लिए उसको क्या मिले, कहीं से भी, परिवार हो, उसका परिवार, स्कूल या पड़ोसी, कहीं से खाली उसको प्रशंसा मिलना चाहिए, यानी प्रशंसा मिलेगा वो काम को और करता रहेगा, यानी प्रशंसा प्राप्त करने के लिए। Thus we can say that in this stage the form of child's thinking is determined by the society and its environment। यानी इसमें क्या है, सोसाइटी और एनवायरमेंट ही तो इसमें क्या है, इन्वॉल्व है, क्योंकि बच्चा को चाहिए उसको प्रशंसा करेगा कौन, घर में मम्मी पापा है, समाज में उसके दोस्त हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, या स्कूल में टीचर्स हैं, तो यही तो उसका क्या है, सोसाइटी है, समाज है। तो इसी तरह से इसीलिए क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या है और जो समाज है इसके ऊपर ये निर्भर करता है। तो देख रहे हैं बच्चा कर रहा है, क्योंकि इसको क्या है, इसको पार करवा रहा है, यहाँ पे हाँ कुछ फेंका हुआ है, यहाँ पे उसका शायद मम्मी है, उससे क्या कर रहे हैं, हंस खोल के बात कर रही है, प्रशंसा मिल रहा होगा। इसके बाद क्या है, लॉ एंड ऑर्डर। क्या है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, ये याद रखिएगा नाम अच्छा से, लेकिन नाम कभी कभी क्या करता है, बदल के पूछा जाता है, यहीं पे क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, स्टेज ऑफ रेस्पेक्ट, यहाँ पे देखिएगा कई सारा नाम लिख दिया है, लॉ एंड ऑर्डर, स्टेज ऑफ रेस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम,
सोशल सिस्टम। तो इसमें बच्चा क्या कर रहा है, इन दिस द चाइल्ड डेवलप्स अ सेंस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड और सोशल ऑर्डर, यानी सामाजिक जो नियम है उसके अनुसार। नाउ ही स्टार्ट्स कंसीडरिंग सोसाइटी एज एन एंड इन इटसेल्फ। तो समाज को ही क्या करता है, इसमें एक लक्ष्य वो मानने लगता है, यानी समाज को ही लक्ष्य मानेगा, समाज के अनुसार काम करेगा। उसने जो नियम बनाया है उसी नियम को क्या करेगा, मानेगा, उसी नियम पे चलेगा। उसको पता है कि ये कानून है, कानून नहीं तोड़ना है। जैसे मान लीजिए किसी भी आप बच्चा जा रहा है अपने पापा के साथ, हाँ, रेड लाइट आ गया, रेड लाइट पे वो खड़ा है। अचानक क्या देखा कि रेड लाइट पे एम्बुलेंस भी आ गया, एम्बुलेंस आया और एम्बुलेंस चला गया। तो उन्होंने पापा से पूछा कि हम क्यों खड़े थे तब जब एम्बुलेंस चली गई। तो पापा उसके बताते हैं कि नहीं, रेड लाइट हो तो आम आदमी के लिए क्या है, यहाँ पे रुकना होता है। वहीं पे जब यानी ट्रैफिक लाइट में रेड लाइट था तो दूसरे जो है एम्बुलेंस, इन सब के लिए क्या है, छूट है। तो बच्चा के समझ में आ गया, अच्छा समाज में इस तरह का नियम बना है कि ये इसके लिए छूट है, हमारे लिए ऐसा इस तरह का नियम है। तो सामाजिक व्यवस्था को धीरे धीरे क्या करता है, इस अवस्था में बच्चा सीखता है। इसे लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन कहा गया, कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम, यानी सामाजिक नियम कानून को बच्चा क्या करता है, मानने लगता है कि ऐसा करना सही है, इस तरह से यह। नेक्स्ट जो है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, यानी तीसरा लेवल, स्टेज या लेवल हम इसको कहेंगे, तीसरा लेवल। इसमें क्या हो रहा है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता या उत्तर परंपरागत अवस्था। इसमें क्या था, 13 वर्ष के ऊपर, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, 13 वर्ष आ गया, यानी उसके बाद 7-8 क्लास में। तो 7-8 क्लास के बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इस सब चीज को समझने लगते हैं, अच्छा क्या है बुरा क्या है, बहुत सारा चीजों को। इसमें है in this decisions are taken for oneself and not for the society as to what is right and what is wrong। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, जो डिसीजन है खुद के लिए लिए जाते हैं, समाज के लिए क्या सही क्या गलत है ऐसा नहीं। यानी इसमें क्या है, वो थोड़ा उग्र रूप धारण करते हैं बच्चा, यानी मतभेद, यानी अपने अनुसार दुनिया को देखना चाहते हैं। इसी अवस्था में यानी बच्चा जब 13-14 साल का होता है, 7-8-9 ये सब में रहता है, तो बच्चा क्या था, मम्मी पापा से भी मतभेद होता है, उसका सही और गलत का पता वो करने में क्या है, हिचकता रहता है, क्या सही है क्या गलत है। यानी पापा बोल दिया, हाँ आज शाम को पढ़ाई करो, बाहर मत जाओ दोस्त के पार्टी में, बस हो गया, पापा दुश्मन बन गए। तो बच्चे के भीतर अंतर्द्वंद चलता रहता है, जिसके वजह से वो इसके अवस्था में यानी समाज में क्या सही है नहीं है वो अपने हिसाब से देखता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नियम बना ये ठीक है कि नहीं है, अपने हिसाब से क्या करता है उसका फैसला लेता है। इसकी भी 2 अवस्थाएं हैं, 2 स्टेज हैं। जो स्टेज देखते हैं, जो पहला जो स्टेज है इसका नंबर 1 नंबर जो स्टेज है वो क्या है, ये 1 है और ये दूसरा स्टेज है। पहला में है जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। इसमें क्या करता है, टीनेजर्स बिलीव दैट रूल्स आर फॉर द गुड ऑफ पीपल, यानी वो सोचता है कि नियम जो कानून जो बनाए गए, ये नियम कानून किसके लिए बनाए गए हैं, समाज के लिए, लोगों के लिए, लोग के भलाई के लिए नियम क्या है बनाए गए। इफ एनी रूल्स कॉज हार्म टू समवन देन द रूल्स शुड बी ब्रोकन। अर्थात इसमें क्या है कि कोई जो रूल्स है यदि किसी का नुकसान पहुंचा रहा है तो हमें उस नियम को तोड़ देना चाहिए। और हिंज महाशय का उत्तर ज्यादातर इसी एज से मिला था, 13 से 16 साल के बच्चे, तो यहीं से यानी इस एज के बच्चे क्या सोच रहे हैं कि जो नियम है वो आदमी के लिए बना है और यदि किसी के भलाई के लिए नियम तोड़ना पड़े तो तोड़ देना चाहिए, जिससे किसी का जान बच रहा हो, या क्या है यदि किसी के ऊपर गलत हो रहा है तो नियम तोड़ना पड़े तो तोड़ देना चाहिए। जैसे हिंज के कहानी में क्या था, यदि मेडिसिन नहीं लाता उसकी वाइफ मर जाएगी, तो यहाँ पे चोरी करना ज्यादा गलत है ना, यदि उसकी वाइफ मर जाती है वो ज्यादा गलत है। तो यदि चोरी करने से उसकी वाइफ की जान बच जा रही है तो ये तो बहुत ही अच्छा है, चलो थोड़ा सा चोरी बाद में पनिशमेंट होगा। तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे, इसी को समर्थन करेंगे, हिंज को, यानी वो करके वाइफ को बचा ले। वहीं पर दूसरा एग्जाम्पल हम जो देखते हैं, जैसे आप लोग कभी कभी जाते हैं, मान लीजिए आप खड़े हैं ट्रैफिक, वहां पे ट्रैफिक में रेड सिग्नल है, तो रेड सिग्नल में आप खड़े हैं, अचानक क्या हुआ कि हाँ देख रहे हैं, अचानक एक्सीडेंट हो गया, एक एक्सीडेंट हो गया, पीछे से आके कोई ठोक दिया, वो गिर गया, उसको चोट लग गया। हाँ अब वो ज्यादा घायल है, तो आप ये इंतजार करेंगे कि कब ग्रीन सिग्नल होगा तब जाकर के हम यहाँ से जाएंगे, या आप उसको तुरंत लेकर के हॉस्पिटल जाएंगे, तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे क्या था, एक डायलेमा यानी मोरल डायलेमा यहाँ भी है। तो
ये दूसरे लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन इस स्टेज के बच्चे क्या बोलेंगे, इस स्टेज के बच्चे नहीं, हमें नियम को तोड़ देना चाहिए। यानी ये नियम टूटने से किसी की जान बच जाती है। यानी आप जो एक्सीडेंट हुआ है यदि उसको बहुत जल्दी मेडिकल हेल्प की जरूरत है, तुरंत उसको ले जाइए, भले क्या हो कानून टूट रहा हो। तो इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, उसकी सोच होती है कि कानून भी वो तोड़ सकते हैं। वहीं पे जब क्या है, और एक दूसरा जो भाग है, ये क्या, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन। आप नाम याद रखिएगा, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन, यानी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। इसमें क्या है, इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। यानी दूसरे के विचार को नहीं, दूसरा क्या सोच रहा है नहीं सोच रहा है उसके ऊपर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वो खुद देखता है क्या सही है क्या गलत है, यानी क्या होना चाहिए सभी के लिए, इस तरह से क्या कर रहा है वो देखता है। किशोर दूसरों के फायदे के लिए अपनी जान पर भी क्या कर सकते हैं, खेल जाते हैं। यानी बहुत ही ये स्टेज है, और इसमें क्या है, बहुत कम पीपल लोग ऐसे होते हैं, यानी हर लोग ऐसा नहीं होता है। यानी दूसरों के भलाई के लिए अपनी जान तक भी दे देंगे, ऐसा सोच आता है, उसी को कहते हैं यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ ओरिएंटेशंस। जैसे आप मान लीजिए भगत सिंह को ही ले लीजिए, उसको उनको पता था कि ऐसा करेंगे तो क्या है, ब्रिटिश सरकार उनसे सजा देगी, मौत की सजा देगी, फिर भी उन्होंने वैसा किया। मालूम है कि हमें दूसरों की भलाई के लिए करना है, भारत को आजाद करवाना है, दूसरे की भलाई के लिए उन्होंने क्या किया, जानबूझकर अपने जान की कुर्बानी दे दिया। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन में आते हैं। बहुत सारे देशभक्त हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, इस तरह से कई सारे देशभक्त हैं। तो बहुत कम लोग आते हैं जो दूसरे के भलाई के लिए, बहुत सारे लोग दूसरे के भलाई तो करते हैं, लेकिन जान की बात आ जाती है तब क्या होते हैं, पीछे हट जाते हैं, समाज के डर से, इसके डर से, जान के डर, बहुत सारा डर है। लेकिन इस श्रेणी में आने वाले लोग किसी से नहीं डरते हैं, भले जान चले जाए, उन्हें जो करना है वो करके रहेंगे, उन्हें हेल्प करना है तो करके रहेंगे। तो ये जो था आपका 6 नंबर का क्या था, स्टेज था, 3 लेवल था और 6 स्टेज। तो आपने देखा 3 लेवल बहुत ही आसान है, उसका 6 स्टेज जो है वो भी समझना बहुत ही आसान है। अब देखेंगे जो कोहलबर्ग ने जो दिया उसकी आलोचना क्या है। तो आलोचना जो है क्या किया, जो कोहलबर्ग जो सिद्धांत दिया, तो कैरोल जो है, यहाँ पे क्रोल लिखा गया, कैरोल, कैरोल गिलिगन ने किया था उसकी आलोचना ने। तो कौन था ये कैरोल गिलिगन, उन्हीं का एक स्टूडेंट थी, यानी जहाँ पे कोहलबर्ग जो थे रिसर्च कर रहे थे एक विद्यालय में, तो वहीं पे उनका क्या थी, एक स्टूडेंट थी जो बाद में पता लगाया और वो भी रिसर्च किया और बताया, उसकी आलोचना की। आलोचना क्रिटिसाइज मतलब क्या गलती है उसमें, तो उसने बताया था, और इसके सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिलिगन ने की थी। उन्होंने तर्क दिया कि कोहलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी है। ये भी सही है कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, जाके बच्चों पर 70-80 बच्चे, जो ज्यादातर क्या थे, बॉयज थे, ज्यादातर लड़कों की बात किया उन्होंने, लड़कियों की बात नहीं किया, महिलाओं की बात नहीं किया। और क्या समझते थे, इसके तर्क के आधार पर देखिए, इन्होंने तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार न्याय है, पुरुषों की नैतिकता के आधार क्या होता है, न्याय, जस्टिस है, जबकि जो स्त्रियों की नैतिकता का आधार क्या होता है, देखभाल यानी केयर। ये उसका क्रिटिसाइज का कारण है, यानी वो समझ रहे थे, यानी पुरुष जो है ज्यादातर क्या करते हैं, जो नैतिकता मॉरलिटी उसमें आता है, जस्टिस के ऊपर, कानून का नियम है, ये सही है, ये गलत है, ये करना है, ये नहीं करना है, ठीक है, जस्टिस के ऊपर में। लेकिन वहीं पे आप जब देखिएगा जो औरतों के बारे में उन्होंने क्या बताया कि वो क्या है, जो आपका देखभाल के ऊपर, केयर के ऊपर यहाँ पे है। तो इसका उन्होंने शायद एक्सपेरिमेंट किया, इसी के लिए उन्होंने ऐसा कहा, जो कि क्या है, गलत, ऐसा नहीं है, दोनों में भेदभाव किया गया है। इसीलिए क्या है, जो कैरोल जो गिलिगन थी, कैरोल गिलिगन, उन्होंने क्या किया, ये 2 बात उन्होंने बताया। तो ये आपका क्या था, जो मॉरल डेवलपमेंट, कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत, उसके ऊपर आपकी क्लासेस थी, थ्योरी क्लासेस। इसके बाद हम लोग इसके ऊपर एमसीक्यू करेंगे। आप इसे अच्छा से देखिए, फिर जाकर जब एमसीक्यू की क्लास करवाएंगे तो उसमें आप पहले आप खुद से उत्तर दीजिएगा, उसके बाद जाकर हम जो करेंगे वो उत्तर आप देखिएगा। आशा करता हूं आपको ये जो है वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, हमारे क्लासेस आपको पसंद आए होंगे। यदि आए हैं तो आप जरूर लाइक करें, यदि आप देख रहे हैं नए हमारे चैनल पर तो आप इसको सब्सक्राइब करें
और लाइक अवश्य करें यदि पसंद आया है तो। और यदि कुछ इसमें आपको समझना हो या कहीं पर भी एमसीक्यू या कहीं पर आपको लगा कि गलत है, आप कमेंट जरूर करें। आप कैसा लगा, आपको किस तरह के क्लासेस चाहिए उसका भी कमेंट करें। कमेंट करने से लगता है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, तो और भी करने का क्या होता है, मन बनता है, हम आपके लिए और भी अच्छा करेंगे। ऐसा करेंगे कि यहाँ जितने भी क्लास होगा उससे आपका एक भी नंबर छूटने नहीं पाए। धन्यवाद।